हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्लास 11 की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं है। तो अगर कोई स्टूडेंट क्लास 11 की पीपीटी समझकर इस वीडियो पर आ गया है तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ बेटा, ये वो वीडियो नहीं है। ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है जो क्लास 12 में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं और इवन मास्टर्स में, ग्रेजुएशन में सभी जगह पढ़ा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन्होंने दी थी, पाउलिंग ने दी थी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का अप्रोच क्या है, क्या ये बातें कहते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सबसे पहला कहना यह है कि जो मेटल है और जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जो मेटल से बॉन्डिंग करने के लिए आ रहे हैं। तो लिगेंड्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जो बॉन्डिंग करने के लिए आ रहे हैं। तो मेटल और ये रहा आपका लिगेंड्स, जिनके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। अब वो चाहे पॉजिटिव हो, वो नेगेटिव हो सकता है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे होगा ये कि मेटल्स को इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे किसके थ्रू, लिगेंड्स के थ्रू। तो लिगेंड्स मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो ये बन जाएगा आपका मेटल लिगेंड बॉन्ड। ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर मेटल और लिगेंड के बीच में बनने वाला बॉन्ड कैसा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। दूसरी बात, अगर लिगेंड इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है, अगर तुम किसी को इलेक्ट्रॉन देने जा रहे हो तो तुम क्या एक्सपेक्टेशन करते हो कि सामने वाला कैसा होना चाहिए। सर हम ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि सामने वाला इलेक्ट्रॉन लेने लायक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो इसका मतलब आप कहोगे कि सर मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए, शुड हैव एम्प्टी ऑर्बिटल्स, कि सर उसके पास कुछ खाली ऑर्बिटल होने चाहिए तभी तो वो उन्हें एक्सेप्ट कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। एम्प्टी ऑर्बिटल्स के साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है, विथ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, कि ये उन्हीं ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होगी, विथ ऑलमोस्ट सेम एनर्जीज। वो अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑर्बिटल्स को मिक्स करना होगा। हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब होता था, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होती है स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज के बीच में, ठीक है। अब तो मेटल शुड हैव एम्प्टी ऑर्बिटल्स। तो सर एम्प्टी ऑर्बिटल्स कौन कौन से मिलेंगे, तो वो मिल सकते हैं तुम्हें एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल। इन्हीं को मिलाकर सारे स्ट्रक्चर हमारे बनने वाले, राइट। तीसरी बात, ये जो लिगेंड्स आ रहे हैं, तो पाउलिंग सर ने इनको दो तरीके से क्लासिफाइड किया। पहला उन्होंने कहा बच्चों कि एक कैटेगरी है स्ट्रॉन्ग लिगेंड की। क्या कैटेगरी है, हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दिया था कुछ भी, यही इसकी वीबीटी की लिमिटेशन भी बनेगी। तो पहली है स्ट्रॉन्ग लिगेंड और दूसरे हैं वीक लिगेंड। तो सर स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का क्या मतलब है। लिगेंड का काम है मेटल्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब यह है कि जिसका नेचर अच्छा डोनेट करने का हो। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले जो है वो क्या है, बेसिकली गुड डोनर। अच्छे डोनर जो होंगे उन्हें बोलोगे आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और जो वीक लिगेंड होंगे वो वीक डोनर होंगे। कैसे होते हैं ये, वीक डोनर। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं वही तुम्हें ध्यान रखना है, सारे बीबीटी के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में तुम खुद ही मुझे बताओ कि तुम्हारे सामने एक है हेलोजन और एक है कार्बन और दोनों के पास ही इलेक्ट्रॉन है, तो कौन इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है। तो आपका आंसर होगा सर कार्बन, क्योंकि सर हेलोजन तो बहुत नालायक किस्म के हैं, वो तो हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचने की ही कोशिश करते हैं चाहे उनके सामने कोई भी आ जाए। तो इसका मतलब ऑर्डर कुछ ऐसा रहता है, कार्बन डोनर, फिर नाइट्रोजन डोनर, फिर ऑक्सीजन डोनर, फिर हेलोजन डोनर। तो सबसे अच्छे डोनर कौन होते हैं, कार्बन। तो हमें कार्बन के ही कुछ एग्जांपल दिखाई देते हैं, CO
CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक स्पेशल नाम दिया है कार्बोनिल। याद करते हुए चलो सारी बातें। CO क्या होता है? कार्बोनिल। CN है तो सबसे ज्यादा अच्छी डोनेटिंग पावर होती है CO की, फिर CN होता है आपका, फिर आता है NO2 नेगेटिव, फिर आता है EN, इथाइलिन डाइएमीन कहते हैं जिसे, बाद में स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे इसका। फिर आता है आपके पास उसके बाद अमोनिया NH3। इतने लिगेंड्स सफिशिएंट है और मेरा सजेशन तो यही कि इनका ऑर्डर भी ध्यान रखो। समझ गए इतनी बात? तो ये जो पूरी सीरीज होती है जिसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, तो वो फिलहाल हम बात नहीं करेंगे, जब हम सेफ्टी पढ़ेंगे अलग से उसे पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। तो फिलहाल VBT के लिए इतना जानना सफिशिएंट है। अब बात आती है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सॉरी वीक लिगेंड। वीक लिगेंड में आपके हेलोजन आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके वीक लिगेंड्स में आ गए। वाटर भी वीक लिगेंड्स में ही आता है, इवन मॉडरेट लिगेंड होता है, तो उस पर डेप्थ में नहीं जाओ, ये ध्यान रख लो बस। हेलोजन्स वीक, सारे सवाल होंगे, मैं कराऊंगा सारे सवाल, जो नहीं हो फिर बताना, ठीक है। फिर आते हैं फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट बच्चों ये कहता है कि जो मेटल और लिगेंड्स के बीच में बॉन्ड बनेंगे, हमारे पास जो केसेस होंगे वो या तो 4 बॉन्ड बन रहे होंगे या तो फिर 6 बॉन्ड बन रहे होंगे। 5 वाले भी बनते हैं, ऐसा नहीं है, 2 वाले भी बनते हैं। जो सारे केसेस हमारे पास हैं, 90% केसेस जो हैं वो कौन से हैं? 6 और 4। तो पहले 6 और 4 समझ लो, 90% कवर करो, फिर बचा हुआ 20% तो तुम खुद भी पढ़ सकते हो ना, ठीक है, इतने कैपेबल तुम लोग हो जाओ। तो अगर हम आप बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी मैंने क्या कहा, मेटल के साथ 4 बॉन्ड बनेंगे या फिर 6 बॉन्ड बनेंगे। तो अगर मेटल के साथ बनते हैं 4 बॉन्ड, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4। तो दूसरा केस क्या बोला है मैंने कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कि अगर दूसरा केस है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है, विजिबल होगा आप लोगों को, ओके। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यानी कि एक मेटल के साथ 4 बॉन्ड जुड़े हैं, तो 4 बॉन्ड जुड़ने में 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली कि सर ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल बने, शॉर्ट में लिखा है मैंने, बोल तो दिए ही, समझ जाओगे, टेट्राहेड्रल। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्री होती है दूसरी स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। अभी अपने दिमाग में बैठा ले स्क्वायर प्लेनर, ये कोई sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, डॉट लगाया हुआ है मैंने, दिख रहा होगा, स्क्वायर प्लेनर। अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है बच्चों, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हो सकते हैं, जो आप लोग क्लास 11th से सुनते आए हो, sp3। यहाँ पे कुछ अच्छे एग्जाम्पल भी हम लेंगे, तो वहां पे आपको sp3 भी सुनने को मिलेगा, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर में हाइब्रिडाइजेशन सुनोगे dsp2, और एक और इंटरेस्टिंग मैं बताऊंगा आप लोगों को, sp2d। ये एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल हम लोग देखेंगे। इन दोनों ही एग्जांपल को तो हम अलग से डिस्कस करेंगे, इसके लिए अलग से वीडियो आएगा, कुछ स्पेशल एग्जांपल, क्योंकि सब शायद इसको ना सीखना चाहें तो उसके लिए अलग से वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो वहां पे क्या क्या ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो सकते हैं, चलो उस पर बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, 6 हो, तो 6 में तो ज्योमेट्री हमेशा ही क्या रहेगी बच्चों, ऑक्टाहेड्रल। एक ही केस कि सर 6 अगर दिख गया हमें, हमने कहा कि 6 बॉन्ड बन रहे हैं, आपने कहा सर एक मेटल है उसके साथ 6 अमोनिया आ गए हैं, 6 लोग आ गए हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं 6 के 6, तो आप बोलोगे सर ज्योमेट्री जो डिफाइंड है कि ऑक्टाहेड्रल ही बनेगी, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हो सकते हैं। पहला sp3d2, दूसरा d2sp3, तो ये 2 अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हो सकते हैं। क्या ये बातें तुम लोगों को समझ में आ रही हैं? बोलो भाई, क्लियर है? चलो, तो क्या कहा हमने कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मेटल और लिगेंड के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लिगेंड्स क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, जो इलेक्ट्रॉन देने आ रहे हैं, किसे, मेटल को। तो हमने कहा अगर हम इलेक्ट्रॉन देने आ रहे हैं तो मेटल को उस लायक होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर सके। तो हमने कहा मेटल शुड हैव एम्प्टी ऑर्बिटल्स, कि उनके पास खाली ऑर्बिटल होने चाहिए। और वो कौन कौन से ऑर्बिटल हो सकते हैं, sp d, इन्हीं को मिला के तो हाइब्रिडेशन सुनते आए हो ना, sp3d2 sp3d, है ना, दुनिया भर के हाइब्रिडेशन सुने तुम लोगों ने क्लास 11th में। फिर आते हैं लिगेंड्स को 2 तरीके से क्लासिफाइड किया गया, स्ट्रॉन्ग और वीक। जो अच्छे डोनर हैं
वो है स्ट्रॉन्ग। जो वीक डोनर है वो है वीक लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग डोनर यानी कि जिनकी डोनेटिंग पावर ज़्यादा हो, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आसानी से चला जाएगा एज कम्पेयर टू हेलोजन, क्योंकि हेलोजन तो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहते हैं, वो तो देना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए सबसे आगे है CO। अब इन 4-5 को बस तुम्हें ध्यान रखना है, सारे यूनिटी के सवाल सॉल्व हो जाने हैं। CO का मैंने स्पेशल नाम बोला, क्या बोला था, बोलो, कार्बोनिल। फिर Cl है साइनाइड लिगेंड है, NO2 है। En का नाम बोला मैंने, इथाइलिन डाईएमीन। इथाइलिन डाईएमीन स्ट्रक्चर बनाएंगे जब, ठीक है, यूज करेंगे इसे। ये है इथाइलिन डाईएमीन, तो 2 NH2 यानी कि एमीन ग्रुप दिखाई दे रहा है, और इसके लिए साउंड आ रहा है इथाइलिन, तो दिस इज योर इथाइलिन डाईएमीन, और लास्ट में है NH3। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है। इसकी कहानी शुरू करेंगे। फिर मैंने कहा कि मेटल के साथ 2 तरह के बॉन्ड बन सकते हैं, या तो 4 बॉन्ड बने या तो 6 बॉन्ड बन रहे हैं। 4 बॉन्ड बनेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर, उसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी समझा दिया हमने तुम्हें आंसर, कि मेटल के साथ जितने बॉन्ड बनते हैं उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कितने लोग हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल ऐसा है कि मान लो किसी गरीब को कुछ लोग डोनेशन करने गए, अब वो मान लो कि थोड़ा सा पॉलिटिक्स वगैरह टाइप के थे, मतलब दिखावे वाले, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग बेकार है, ठीक है, तो वो इस तरीके के थे कि 2 ही लोग कुछ देने गए हैं और 8 लोग गए हैं उनके साथ, तो क्या तुम लोग ये बोलोगे कि 8 लोगों ने डोनेशन किया है, ठीक है। तो कितने लोग हैं ये मैटर नहीं करता है कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए मैटर करता है कि कितने बॉन्ड बन रहे हैं, तो कितने लोग रियल में डोनेट कर रहे हैं। मान लो कि तुम्हारे पास 4-5 लोग, जैसे ये है ना, दोनों हाथ है मेरे पास, ठीक है, तो लिखने के लिए मैं राइट हैंड यूज कर रहा हूँ, तो ये तो यूज नहीं हो रहा ना लिखने के लिए, सिर्फ ये यूज हो रहा है, तो 2 है तो क्या फर्क पड़ता है, लिखने के लिए तो मैं एक ही यूज कर रहा हूँ। तो अगर मैं राइटिंग पर्पस की बात करूँ तो मैं तुम ये थोड़ी कहोगे मुझसे, या मैं तुमसे ये थोड़ी कहूँगा कि बच्चों तुम्हारे पास 2-2 हाथ है फिर भी तुम काम नहीं कर पाए, तुम फिर भी ये नोट्स कंप्लीट नहीं कर सके हो इतनी देर में, तो आप बोलोगे सर आप कैसी बात कर रहे हैं, सर लिखेंगे तो हम एक ही हाथ से ना। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है कि ऐसा नहीं कि 4-6 लिगेंड हो, जितने से डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है जितने बॉन्ड्स बनेंगे, तो 4 बनेंगे या तो 6 बनेंगे, जो हमारे पास केस डिस्कस करने हैं, राइट। तो अगर 4 बनते हैं तो 2 ज्योमेट्री हो सकती है, टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर में। ज्योमेट्री पे भी बात करेंगे, अभी एग्जांपल स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, और 12 मिनट हो चुके हैं, ठीक। तो यही तो इसकी ब्यूटी है। बीपीटी एक ही बात पूरी समझाऊंगा, ऐसा कोई एग्जांपल नहीं होगा जो बीपीटी का सवाल सॉल्व नहीं होगा तुमसे, बस पेशेंस के साथ समझना है। तुम क्या करते हो, सीधे एग्जाम्पल पे जाते हो, फिर कोई नया एग्जाम्पल आता है, आप कहते हो कि ये तो बन ही नहीं रहा है, तो एक्सेप्शन है। जो एक्सेप्शन होंगे वो बताए जाएंगे, कुछ यूनिक अगर आएंगे तो, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल में 2 ज्योमेट्री है, sp3 या फिर 2 हाइब्रिडेशन है, sp3 या फिर sd3। 4 में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में भी हाइब्रिडेशन 2 है, dsp2 और sp2d। ये हाइब्रिडेशन बहुत कॉमन रहेंगे और ये रेयर होंगे। ऑक्टाहेड्रल 6 आ जाए तो आंख बंद करके कहो ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन 2 है, sp3d2 और d2sp3। आगे बात समझ में। अब कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है sp3, उसमें जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, तुम्हारी मर्जी, तुम याद करना चाहो या ना चाहो, ठीक है। अगर तुम लोग खाली यूनिटी के सवाल सॉल्व करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, नोट कर सकते हो इसको, बहुत बड़ी बात नहीं, एक बार देख तो लो। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ये तो हमें पता ही है, पी में 3 ही ऑर्बिटल तो होते हैं, px py pz, तो सर तीनों यूज हुए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया, लोगों को आता था। sd3, अब d में तो 5 ऑर्बिटल होते हैं। dxy अगर नहीं पता है ऑर्बिटल के डायग्राम वगैरह तो उसका वीडियो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सीख कर आओ कि ऑर्बिटल्स के डायग्राम कैसे होते हैं, ठीक है। अब ये मैं सोचूं कि सब कुछ यहीं सिखाया जाएगा, अब यार यही अगर सब सिखाएंगे तो केमिकल बॉन्डिंग भी सिखाएंगे, आउटबाउ प्रिंसिपल भी सिखाना पड़ेगा, तो उनको पहले सीख कर आना होता है, तभी तो तुम्हें ज़्यादा दिक्कत आती है। तुम आउटबाउ भी भूले होते हो, तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना नहीं आता है, तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में भी प्रॉब्लम हो रही होती है, तुम्हें ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन भी इससे पहले ध्यान नहीं आ रहा हो, तुम सोच रहे हो कि बीबीटी पूरी आ जाए, तो थोड़ा सा मेहनत करो अगर तुम किसी कंसेप्ट को अच्छे से सीखना चाहते हो तो। एस डी के कौन से ऑर्बिटल यूज होते हैं बेटा, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, बहुत सिंपल। फिर आते हैं DSP2 में, तो जब आपके पास DSP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसको तो याद रखना भाई, इसकी तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से। DSP2 में D का कौन सा ऑर्बिटल होगा, dx² - y², S का तो एक ही ऑर्बिटल होता है, P के कौन से होंगे स्टार्टिंग के, px और
पी वाई। फिर sp2d, sp2d s ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल, और d का कौन सा ऑर्बिटल यूज होता है, xy वाला, px py, और d भी क्या है, xy ऑर्बिटल है। अब sp3d2 अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, तो मैं उसे यहाँ पे लिख देता हूँ sp3d2। तो s का एक ऑर्बिटल, p के तीनों ऑर्बिटल px, py और pz, d के दो ऑर्बिटल कौन कौन से यूज होते हैं इसमें, dx² माइनस y² प्लस dz²। ठीक है, अगर ऑर्बिटल की नॉलेज नहीं है तो उसे जाकर आप देख लेना, छोटा सा वीडियो है, ऐसे एक बार देख लो, फील आ जाएगा कि हाँ ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं, चीज़ें समझना आसान है। और यही कंसेप्ट आपका CFT में भी काम आएगा जिसको ऑर्बिटल का अच्छे से नॉलेज है। तो ये है, ऐसा ही D2sp3 के लिए भी होगा, D2sp3 में भी सभी यही ऑर्बिटल यूज होंगे। तो इन दोनों में फर्क क्या है वो हम आगे एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। तो आई होप यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, वैसे तो तुम्हें साथ साथ में ही नोट्स बनाते रहना चाहिए, लेट कर बैठ कर इस तरीके से बिना पेन कॉपी के नहीं देखना चाहिए। फिर भी अगर ऐसा देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो एक बार ही चीज़ें सही से कर लेने से ही होता है कि टाइम सेव होता है। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग बार बार आकर वीडियोस को क्लिक करते रहो, फिर देखते रहो, फिर तुम्हें समझ में आ जाए, तुम्हें लगे कि हाँ सही हो रहा है, ठीक है हमें समझ में आ गया, फिर तुम भूल जाओ। तो एक बार नोट्स बना लो, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा। ठीक है, फिर बार बार देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो ये कहानी यहाँ पर हो गई, थोड़ा सा इसे इरेज करते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, वो 5th है या 6th है, ये तो नंबर तुम लोग देख लेना यार। ठीक है, तो मुझे लगता है कि शायद 6th नंबर था। तो अब बात यह है कि यहाँ पर मैग्नेटिक बिहेवियर भी बताया जाता है इससे। मैग्नेटिक बिहेवियर, तो मैग्नेटिक बिहेवियर दो तरीके के मिल सकते हैं। पहला पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होते हैं, और डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, जो रिपेल होते हैं। डायमैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक पहचानने का तरीका यह है कि जिनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये सब क्वेश्चंस करने के लिए हम चीजें तैयार कर रहे हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट, जिसे हम स्मॉल n से दिखाते हैं। तो अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप बोलोगे सर पैरामैग्नेटिक है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप बोलोगे डायमैग्नेटिक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मतलब ऐसे भरे हुए इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड नहीं, लेकिन अगर ऐसा भी हो जाता तो एक का पेयर नहीं बन रहा है। समझ रहे हो अनपेयर्ड पेयर का मतलब, जैसे ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अगर कोई सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है, मैग्नेटिक फील्ड पे उसका इफेक्ट पड़ता है, तो उसका कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट भी होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट भी होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट कहो या इसे आप बोल सकते हो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है म्यू एस, या खाली म्यू से आप दिखा सकते हो √n+2, यूनिट होती है बोहर मैग्नेटोमोमेंट। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, √n+2, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बोलो भाई क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कहानी है। अब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो सकते हैं, उसकी वैल्यूज कैसे याद करनी है वो सब धीरे धीरे एग्जांपल्स के साथ डिस्कस हम करेंगे। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स होता है, लेकिन हम अपना केमिस्ट्री का अप्रोच लगाएंगे और डायरेक्ट आंसर करने की कोशिश करेंगे, कर ही देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर 7वां पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको जो कॉम्प्लेक्स है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है तो d बाहर साइड लिखा हुआ है ना, तो इसे बोलते हैं हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। फिर अगर हाइब्रिडाइजेशन लिखा हो d2sp3,
तो इसे बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर डी बाहर साइड लिखा हो तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अंदर साइड लिखा हो तो इनर ऑर्बिटल। कैसे पहचानते हैं यार, वो एग्जांपल से हुआ। अब ये सारे पॉइंट इतने सफिशिएंट है वीबीटी के लिए। कुछ और भी पॉइंट है, लो स्पिन, हाई स्पिन, वो बिना एग्जांपल के मैं उसके बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, नहीं तो आएंगे सिर्फ कंफ्यूजन और तुम्हें फिर कोई भी वीबीटी सिखा नहीं सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इतनी बातें सफिशिएंट हैं। अब हर क्वेश्चंस को हम ट्राई करते हैं, कुछ एग्जांपल्स, बेहतरीन एग्जांपल हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आने चाहिए। 21 से लेकर 30 तक तो तुम्हें एटॉमिक नंबर के नाम के साथ याद होने चाहिए। 1 से 20 तक तो होंगे ही, उम्मीद करता हूँ मैं होंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में आए हो तो 1 से 20 तक याद तो होने ही चाहिए। 21 से 30 याद होने चाहिए, होंगे वैसे, होने चाहिए, फिर भी नहीं है होगा। और डी ब्लॉक तो तुम्हें याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बिना काम नहीं चलने वाला। और इसमें बच्चों की तरह खेल नहीं करना है, 1s2, 2s2, 2p6 डायरेक्ट लिखने आने चाहिए। तो अगर डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखने आते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे सीखो। क्योंकि यहाँ क्लास 12th में ये मिक्स है, केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडॉक्स पढ़ते थे ना, उन सबका मिक्स है। तो उतना टफ नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें आनी चाहिए। तो उस कॉन्फ़िगरेशन को सीखो, बिना कॉन्फ़िगरेशन के तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ही नहीं। ठीक है ना, तो इसको सीखो। बाकी अभी एग्जांपल्स के साथ साथ तुम्हें समझ में आ जाता है तो वेरी गुड है। तो चलो, दिक्कत आएगी तो लेकिन सीखना जरूरी है, ऐसे भिड़ाते हुए नहीं चलना है कि तुमसे नहीं बन रहा है। ठीक है, तो वीडियो इस बार थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, क्योंकि मैं हमेशा वीडियो आधे घंटे से 35 मिनट से ऊपर नहीं रखता हूँ। बट वीबीटी का कॉन्सेप्ट जो है वो ऐसे बच्चों का खेल नहीं है। अगर हम ऐसे ही ऊपर ऊपर चले जाएंगे, एक दो एग्जाम्पल करेंगे, तो फिर तुम क्या करोगे, फिर तुम कोई और वीडियो ढूंढोगे जब तुम्हें कोई और एग्जाम्पल मिलेगा, फिर तुम्हें उसमें आएंगे डाउट्स, आएंगे कंफ्यूजन। क्योंकि वीबीटी बहुत सीधी सीधी बात नहीं है ना, अलग अलग तरीके से लोग समझा रहे थे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई गलत है या कोई सही है, तो तरीके अलग अलग होते हैं। तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि तुमने यहाँ पे पेशेंस के साथ सुना, फिर कोई और एग्जाम्पल आया, उस टीचर ने आपको थोड़ा अलग तरीके से बताया, तो आपको कन्फ्यूजन हो गया कि यार हम तो ऐसा एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। ठीक है, तो इसलिए मैं वीबीटी पूरी खत्म करके छोड़ूंगा। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने ईमानदारी से पढ़ा होगा और उसे वीबीटी का सवाल में कोई दिक्कत आ रही हो। तो चलो फिर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारे पास FeCN का होल 6 और बाहर से 3 नेगेटिव। बहुत पेशेंस के साथ हर एक बात समझना। ठीक है, फिर ऐसा नहीं हो कि यार हमने तो 4 ही एग्जाम्पल सॉल्व करे थे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स में दिक्कत आ रही है। उन 4 एग्जाम्पल से ऐसा कंसेप्ट बनाओ ना कि हर जगह अप्लाई हो, और अगर अप्लाई नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो किसी से अप्लाई नहीं हो रहा है। ये कॉन्फिडेंस होना आना चाहिए। ठीक है, कि यानी कि तुम कह सको कि इस एग्जाम्पल में हम दावे से कह सकते हैं कि कुछ अलग ही कहानी है, जिसे नॉर्मली कोई ऐसे नहीं बता सकता। कुछ एक दो रिसर्च उसके पीछे छुपी है, तुम दावे से कह पाओ उसे। ठीक है, तो चलो फिर करते हैं। तो FeCN का होल 6। तो बच्चों इसमें सबसे पहली बात आपको आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26। तो अब मैं बच्चों वाला खेल नहीं करूँगा, 1s2, 2s2, 2p6। मैं बोल रहा हूँ भरना चाहो तो भर लो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। मैं डायरेक्ट लिखूँगा। तो ये 6 मुझे दिखाई देता है तो मैं इसे लिखता हूँ 3d6। ये 2 मुझे दिखाई देता है तो मैं इसे लिखता हूँ 4s2। अगर 4s है तो 4p भी होगा, 4d भी होगा, 4f भी होगा। 4 का मतलब क्या है, फोर्थ वाला शेल। s ऑर्बिटल भी होता है उसमें, p ऑर्बिटल भी होता है, d भी होता है और f भी होता है। तो वो खाली है, मैंने बना दी है, क्या पता जरूरत पड़ जाए। अब यहाँ पर हमारे पास Fe नहीं है, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है Fe नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे निकालोगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आयरन को मान लो X, Cn याद है, Cn की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। तो कितने हो गए -6, और चार्ज कितना लिया है, इक्वल में -3। तो X इज इक्वल टू कितना आ गया है, +3। तो तुम्हारे पास आयरन नहीं, तुम्हारे पास है आयरन +3। तो +3 मतलब सर 3 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, बिल्कुल चले गए हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए और एक यहाँ से गया,
और किसी बच्चे को ये डाउट है कि सर एस से इलेक्ट्रॉन जाएगा, डी से इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस पर भी हमें बहुत टाइम से कंफ्यूजन है, तो उसका वीडियो लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने उसका रीज़न सिखाया हुआ है कि ऐसा क्यों होता है, जिसको हम काफ़ी टाइम से रखते आए हैं, तो उसका रीज़न मैंने बताने की कोशिश की है, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। तो 3d5 4s0 4p0 4d0, तो इसकी सबसे पहले आप बना दो ग्राउंड स्टेट, 1 2 3 4, ये 3d ऑर्बिटल, ये 4s ऑर्बिटल और ये खाली वाला 4p ऑर्बिटल। अब इसकी ग्राउंड स्टेट में बता देता हूँ, 5 इलेक्ट्रॉन ये दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो 3d6 4s2 हमारे पास कॉम्प्लेक्स था, ये हमने यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन इसका सॉरी हाइब्रिडाइजेशन नहीं, इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब तुम्हें सिखाया था ना कि Cn इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो यहाँ पे एक लाइन आएगी इन कि क्यों सिखाया गया था स्ट्रॉन्ग लिगेंड का करना क्या है, वो यहाँ पे समझाते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स बिकम पेयर्ड, कि जब कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग है, बहुत डोमिनेटिंग फैक्टर का है, तो जब ये मेटल के पास आता है तो उससे बोलता है कि ऑर्बिटल खाली कर, मेटल बोलता है कि सर ऑर्बिटल तो खाली है, बोलता है कि ज़्यादा जवाब लड़ाने की जरूरत नहीं है मुझसे, चल खिसक अंदर बैठूंगा, बाहर बैठूंगा क्या, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा कि चल निकल वहाँ। तो ये इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सीधे साधे और ये इलेक्ट्रॉन्स पीछे की तरफ चले जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 1 2 3 4 5, इतने ही खिसक सकते हैं, एक ही डब्बे में थोड़ी आ जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं Cn, तो Cn मेटल के साथ कैसा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए दोनों ही इलेक्ट्रॉन कौन लेकर आएगा, Cn, तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है Cn, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है Cn, एक Cn यहाँ आ रहा है, 3 4 5 और ये 6, तो ये सारे Cn यहाँ पर आ गए हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से तुम दिखाना चाहो, वैसे तो आंसर तुम्हारा यहीं पर आ गया है कि सर 2 d ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल है और एक 3 p है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, d2sp3। फिर भी और अच्छे से बनाना चाहो, आंसर आ चुका है आपका, तो आप कहोगे सर ये सारे ऑर्बिटल जो है मिक्स हो जाएंगे। हाइब्रिडेशन का मतलब ये तो होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, यहाँ तो नहीं दिखाया हमने मिक्सिंग। तो कितने 6 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आप दिखाओगे यार कि सर ये आपके पास है, तो ये कोई s ऑर्बिटल या ये कोई d ऑर्बिटल, ये कोई p ऑर्बिटल नहीं है, सभी ऑर्बिटल अब एक जैसे ही हैं, ठीक है। हाइब्रिडेशन का मतलब यही होता है। बाकी आप आंसर करने वाली बात है, तो 2 d ऑर्बिटल हो गए, एक s ऑर्बिटल था और 3 p ऑर्बिटल थे, तो दिस इज योर हाइब्रिडाइजेशन d2sp3। बोलो भाई समझ में आ गया नहीं है ये बात, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन इससे पता चलती है, 1 बाय 1 यहाँ पर हम लिखते चले जाते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। सर पहला हाइब्रिडाइजेशन पता चलता है, दूसरा क्या पता चलता है, अरे बोलो भाई, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सर अंदर वाला डी यूज हुआ है, दिस इज वेयर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। पहले ही एग्जांपल पे हम पहुंचे हैं और काफी टाइम हो चुका है, ठीक है, वैसे बहुत तो नहीं है, आधा घंटा हुआ है। स्पीड कहीं पे स्लो लगे तो फास्ट करके देख सकते हो, ठीक है, आपके पास ऑप्शन तो है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कंसेप्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया जाए। तो d2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो हाइब्रिडेशन पता चल गया। अब मुझे बताओ मैग्नेटिक बिहेवियर, बोलो भाई जल्दी से बोलो, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यस है सर, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कैसा है, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक है, राइट। अब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है, तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल लेते हैं, अरे निकाल दो यार, निकाल दो, अंडर रूट n प्लस n2, मना किया मैंने लोगों को किसी चीज के लिए, नहीं किया, ठीक है।
कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? अरे रख लो यार, 1 रख लो, कितना आ गया? √3। अब ये एक्सपेक्टेशन तो मैं तुम लोगों से कर ही सकता हूँ कि तुम्हें √2 √3 की वैल्यू याद होगी। तो √3 की वैल्यू होती है 1.73। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो 1.3। तो हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, पैरामैग्नेटिक है और मैग्नेटिक मोमेंट भी पता चल गया है। और क्या बताएं तुम्हें अब? और भी कुछ बता देते हैं। तो मैं उसे यहाँ पे लिख देता हूँ। अब बात आती है कि ये कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है या लो स्पिन। तो थ्योरी पढ़ते साल आपने शायद देखा हो, बीबीटी की अगर बुक से पढ़ी है तो मैं बता देता हूँ। नहीं देखा था। 2 तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं, हाई स्पिन या लो स्पिन। स्पिन का क्या मतलब होता है? स्पिन ऐसा होता है जिसको आप अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है तो +½ बोलते हो, नीचे की तरफ है तो -½ पहले देखो जरा स्पिन कैसा है कि सर सारे ही इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं, +½ +½ +½ +½ +½ 5/2। यहां देखो जरा स्पिन कैसा हो गया है सर? कम हो गया है। तो कैसा कॉम्प्लेक्स बोलोगे सर? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलोगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो अगर कभी किसी लिगेंड की वजह से पहले इलेक्ट्रॉन फैले हुए थे, अब कंप्रेस हो गए, तो स्पिन कम हुआ हमेशा, तो आप बोलोगे सर वो कैसा कॉम्प्लेक्स कहलाता है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो बोलो भाई, सारी बातें क्लियर हैं? तो हाइब्रिडाइजेशन बता दिया है। ज्योमेट्री कैसी होगी? ज्योमेट्री तो तुम आंख बंद करके बता दोगे कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो कोई तो चॉइस ही नहीं है हमारे पास। ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल, और हम जानते भी D2sp3 है, तो ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए? ऑक्टाहेड्रल। क्या पॉइंट मिस हुआ है तो देख लो जरा। सारी चीजें तुम लोग बता चुके हो। तो हाइब्रिडेशन बदल गई, तो क्या करना है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में फोर्स पेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब कब कब नहीं हो सकते, क्या क्या चीजें और हो सकती है, और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, COF6 3-। अब हम थोड़ी स्पीड बढ़ा लेंगे। तो ये मैं सोच रहा कि अब तो सर ने फटाफट बता दिया, हमें पहला वाला एग्जांपल आया, बार बार नहीं आया। जितनी बार भी सीखना है उन्हीं 1-2 एग्जांपल को सीखना है, बाकी सब तो कॉन्सेप्ट है, अप्लाई होने हैं बस। तो COF6 3-। तो मैं फटाफट अब इसे करना स्टार्ट करता हूँ। तो CO का एटॉमिक नंबर है 27, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, बोलो भाई, 3d7 4s2, ये 7 और ये 2, 4p भी खाली होगा, 4d भी खाली होगा। अब कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, कोबाल्ट को x मान लो, F की कितनी होगी? -6 = -3, तो +3 हो गया। तो 3d, 2 यहाँ से चले गए, यहाँ से चला गया, 3d 6 हो गया, ये आ गया 4s0 4p0। मुझे तो लगता है कि पहले तुम्हें वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करनी चाहिए। अब चलो देख लो पहले एक बार, वीक लिगेंड है ना, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये है 4s और ये है 4p। तो फ्लोरीन कैसा लिगेंड है? वीक लिगेंड है। तो वीक लिगेंड के प्रेजेंस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो उसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो बोले इलेक्ट्रॉनों से अंदर जाओ, ठीक है? उसकी हिम्मत नहीं है इतनी कि वो कहेगी चल भाई अंदर चल, ऐसा कुछ नहीं कर सकता वो। तो ये ऐसे ही रहेंगे, वो कहेंगे कि बेटा तुझे आना है तो बाहर बैठ, नहीं तो निकल ले। तो 4s 4p और 4d 0, यहाँ पे d ऑर्बिटल बनाओ, फिर बाहर को बैठाने का इंतजाम करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। अब ऐसा नहीं कर सकते ना, बुलाया है तुम लोगों ने तो अरेंजमेंट तो करना ही पड़ेगा। भले ही तुम अपने साइड कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, लेकिन उसके लिए इंतजाम तो करोगे। तो कितने लोग आ रहे हैं? 6 लोग। तो एक F यहाँ आ गया, 2 3 4, 1 4 हो चुके हैं, और ठीक है। तो बोलो भाई हाइब्रिडेशन क्या आ गया सर? 1 s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, सर 2 d ऑर्बिटल, बस आ गया आंसर। हाँ बिल्कुल, इतना ही इजी था, ठीक है। वीक लिगेंड में कुछ है ही नहीं। अब फटाफट इन्फॉर्मेशन बताओ। हाइब्रिडाइजेशन लिख दिया, तो ज्योमेट्री कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल। सब कुछ लिखो, ऐसा जरूरी नहीं है। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो कैसा नेचर होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालो जल्दी से। तो फॉर्मूला क्या था? μs = 4 + 2, तो कितना आ गया? 4 2 6 और 1 24, 24 बोहर मैग्नेटोन। अब बस ये
सर हमारी तो मैथ्स बहुत ख़राब है सर, 24 रूट आ गया, हम तो ऐसे छोड़ाएंगे पेपर में। ठीक है, अभी करते हैं इसको सॉल्व, केमिस्ट्री वाले हैं ना हम लोग, केमिस्ट्री की तरह करेंगे। ठीक है, चिंता नहीं करो। तो हाइब्रिडेशन बदल गया, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, और क्या बताओगे, आउटर ऑर्बिटल है या इनर, बोलो भाई। बाहर वाला डी यूज हुआ है तो कैसा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अरे क्यों परेशान कर रहा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हाइब्रिडेशन बदल गया, ज्योमेट्री पता चल गई है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन हाई स्पिन। तो हाई स्पिन बोलोगे सर फैले हुए हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, स्पिन कम थोड़ी हुआ इसका, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलोगे, जरूरत पड़ेगी। अब ये कहानी यहाँ पर हो चुकी है। अब बात है कि सर 24 का क्या करें, इसका तो बता दीजिए। तो देखो ये डी में 5 डब्बे हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकते हैं, या तो 3 हो सकते हैं, या 4 हो सकते हैं, या फिर मैक्स टू मैक्स कितने हो सकते हैं, 5। अगर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो देखो क्या हो गया कि 4 बचे ना। तो अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अभी तुम लोगों ने किया था जब 1 रखा था तो कितनी वैल्यू आई थी, √3। 2 रख दो जरा इस फॉर्मूले में रख दो यार, इतना तो कर लिया करो कम से कम, तुम लोग तो हद ही कर देते हो। यहाँ रखो 2, तो 2 + 2 4, 4 2 जा 8 आ गया। 3 रखो, 3 2 5, 5 3 जा 15 आ गया। 4 रख लो, 4 2 6 24। 5 रख लो, 5 7 और ये 35। तो ये वैल्यूज तुम्हें आ गई है। अब रूट में तो सर ये ठीक है सर, इतना तो हम कर लेते। अब अगर √3 है तो √3 तो तुम्हें याद है यार 1.73। अब सर √8 का क्या करें, सब्र करो। अगर अगर n = 2 है तो आंसर लिख दो 2.8, n = 3 है तो आंसर लिख दो 3.8, n = 4 है तो आंसर लिख दो 4.8, n = 5 है तो आंसर लिख दो 5.8 या फिर 5.9 लिख दो। ठीक है, तो मैथ्स वाले बहुत सीरियस है, लेकिन सर ये जो थोड़ा बहुत 0.7 होता है, 8 सर ये 9 होता है, अरे यार इतने वेरिएशन पे जाओगे क्या, सारे आंसर होंगे, देख लो कोई भी क्वेश्चन उठा के तुम लोग। तो 1 है तो 1.73 तो याद रहेगा, 1.8 लिख दोगे तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो 2 है तो 2.8, 3 है तो 3.8, 4 है तो 4.8, 5 है तो 5.8। अगर तुमसे कोई बोल दे कि इस कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट 4.8 है तो आप सीधे कहोगे सर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। और ये जो कैलकुलेशन है, यानी कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जा सकता है, यानी कि आगे जाके वीपीटी में जब कुछ चीजें बदल जा रही होंगी तो वो इनके वजह से हो रहा होगा, क्योंकि ये डेटा गलत नहीं हो सकता, एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो इसकी हेल्प से हमें वीपीटी को भी कई बार समझने में हेल्प मिल जाए। तो ये एग्जांपल सभी लोगों को क्लियर है। चलो एक दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट एग्जांपल है CONH3 का होल 6। तो इससे पहले वाली जो वैल्यू सिखाई है अच्छे से छाप लेना अपने दिमाग में। ठीक है, CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव। अब मैंने कहा था कि जो NH3 है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, तो आप उसे वीक लिगेंड ही ट्रीट करते हो, लेकिन कोबाल्ट +3 के साथ, इसे कहीं पे लिख लेंगे, कोबाल्ट +3 के साथ अमोनिया एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। बस इतनी बातें याद रखनी है, इतना तो कर ही लोगे कि सर कोबाल्ट +3 के साथ अमोनिया क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, +2 होगा तो ऐसा नहीं है। तो अब तो मुझे लगता है कर ही लोगे, बोलो तुम्हें यही तो जानना था कि अमोनिया कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27 होता है, तो 3d7 4s2। NH3 0 होता है न्यूट्रल, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गई, तो क्या बन जाएगा, 2 चले गए, एक यहाँ से चला गया, D क्या बन गया, अच्छा सॉरी 6, D6 बन गया। अब D6 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या होगा सर, जबरदस्ती होगी पेयरिंग करने में, हो गया। तो सर D के 2 ऑर्बिटल खाली हो गए, 3 P के ऑर्बिटल खाली हो गए, तो बन गया हाइब्रिडाइजेशन सर D2sp3। अब तो सर हम सभी बता देंगे कि सर हाइब्रिडेशन D2sp3 है, ज्योमेट्री सर ऑक्टाहेड्रल है, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है सर, डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मोमेंट 0, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। सर अंदर वाला D ऑर्बिटल यूज हुआ है तो कैसा कॉम्प्लेक्स है, इनर है,
ठीक है सर, पहले इलेक्ट्रॉन फैले हुए थे, अब अंदर आ गए, तो कैसा कॉम्प्लेक्स है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। बोलो भाई, कर सकते हो ना आंसर? तो कोबाल्ट +3 अमोनिया के साथ एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड बिहेव करता है। तो ये आंसर तक तुम लोग पहुंच चुके हो। अब मैं बस एक एग्जाम्पल करा रहा हूँ, बस थोड़ा सा पेशेंस और, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ जिससे तुम्हें डाउट आता है कि सर एक्सेप्शन आ गया, ये आ गया, उसके बारे में मैं क्लियर कर रहा हूँ, फिर वीबीटी को हम खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर ट्रस्ट मी कि वीबीटी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तुम्हारी हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा CrNH3 का होल 6 अच्छा इसको मतलब इसमें तो कुछ सीख ही नहीं पाओगे। यस, हियर इज द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, CrCN का होल 6 नेगेटिव। अब ध्यान से मेरी बात समझो, और हाँ, जल्दीबाजी नहीं करनी कि अरे वीबीटी अब तो आ गई हमें, अब तो हम कर लेंगे। ध्यान से सुन लो हर एक पॉइंट, फिर लास्ट में 1-2 चीज़ें और दिखाने वाला हूँ, 1-2 पॉइंट, ठीक है। तो फिर तुम्हें महारत हासिल हो जाएगी वीबीटी में। तो CrCN का होल 6, CN इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, बोलो भाई अग्री है सब लोग। तो Cr होता है 24। अब अगर तुम 24 और 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं जानते हो ना, तो बहुत गड़बड़ है। पढ़ते हैं ना क्लास 11th से एक्सेप्शन 24। अब अगर ट्रिक के हिसाब से लिखोगे तो क्या बनेगा? 3d4 और 4s2। लेकिन इसमें क्या हो जाता था? ये d5 हो जाता था और ये एक्सेप्शनली s1 हो जाता था। तो ये तो कर लोगे यार, ठीक है। अगर तुम गलत भी लिख दोगे ना तब भी आंसर सही आएगा, देख लो आप। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x Cn की -1 होती तो -6 इज इक्वल टू -3। तो क्रोमियम कितना आ गया? +3। तो कितना बचा? एक यहाँ से चला जाएगा, ठीक है, और 2 यहाँ से चले जाएंगे। तो 2 यहाँ से जाएंगे तो क्या बचेगा? d3 4s0। अब वो घड़ी आ गई है जब तुम्हारे एक्सेप्शंस की धज्जियां उड़ने वाली है, ठीक है। तो CrCN का होल 6 नेगेटिव था हमारे पास। अब आपने क्या किया? आपने बनाई ग्राउंड स्टेट 1 2 3 4। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिए, ये 4s ऑर्बिटल है। अब अगर तुम स्पीड के साथ नहीं चल पा रहे हो तो पहले वाले एग्जांपल पे ही अच्छे से पकड़ रहो, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने से कुछ नहीं होता है, उस पर कंसेप्ट अच्छे से काम होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन है। अब आप क्या बोलोगे सर? इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कि सर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया है, हमको याद है, वेरी गुड, हम तो बहुत खुश हुए इससे मिल गए। तो सर पेयर कर देते। तो तुमने क्या किया? तुमने ये किया, तुमने ये बना दिया है, ऐसे ही काम है तुम्हारे, तुमने ये बना दिया। अब मुझे एक बात बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? सर 6 है। तो 6 में क्या, मैंने तुम लोगों को चीख कर ये बात नहीं बताई थी, ठीक करी आराम से ही बताई थी वैसे, कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बेटा 2 ही हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई एक्स्ट्रा केस नहीं। sp3d2 और d2sp3, यही 2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, राइट। अब इन दोनों में से कौन सा हो सकता है? कि सर अंदर वाले डी तो खाली हो ही गए, पहले भी खाली थे, तो सर पहला वाला तो कभी नहीं हो सकता। इस बात पे तो हम लोग 100% श्योर है कि सर हाइब्रिडाइजेशन तो यही हो सकता है, राइट, श्योर हो। अब मैंने क्या कहा था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कर रहा है? वो जब आ रहा है वो मेटल से बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन से बोल रहा है कि चल भाई अंदर चल, मैं बैठूंगा यहाँ पर। अब यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ होगा, तुमने सोचा ऐसा ही हुआ होगा, तो तुमने कहा कि सर लिगेंड आया होगा, डी के तो 2 ऑर्बिटल लिए हैं, हाइब्रिडाइजेशन तो तुम लोग श्योर हो कि सर हाइब्रिडाइजेशन तो d2sp3 ही बनेगा। तो ये d2, तुम हो, मान लो तुम हो वो डोमिनेटिंग फैक्टर, तुमने क्या करा? तुम्हारा नेचर था कि तुम लोगों को खिसका देते हो अंदर। तुमने सोचा, किसी ने सोचा तुम यहाँ पर भी ऐसा ही करोगे, लेकिन तुमने इस बार स्वैग दिखाया। तुमने कहा कि यार ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने तो पहले से ही ऑर्बिटल खाली छोड़ रखे हैं, पहले से ही 2 ऑर्बिटल खाली है, तो d2sp3 तो पहले ही बन रहा है। तो तुम वहां पर जबरदस्ती का डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं दिखाओगे, क्योंकि तुम्हारा कोई एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। तुम ऐसे ही हवाई फायर नहीं करते हो, तुम जब जरूरत होती है तभी करते हो। तो असली वॉरियर ऐसा ही करता है। तो तुमने भी यहाँ पर ऐसा ही करा
कि तुमने कहा यार कोई बात नहीं बेटा बैठे रहो, तुमने कहा कोई दिक्कत नहीं, जगह है, मुझे हाइब्रिडेशन T2sp3 बनाना था, इट्स ओके। तो ये क्या हो गया, अब बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो एक्सेप्शन आ गया। इसीलिए मैंने ये पॉइंट नहीं बताया कभी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से हमेशा ही पेयरिंग होगी, तो इस बार जरूरत ही नहीं है, तो वो क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा। क्या तुम ही लोग अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे कि अगर जहाँ पे तुम लोग बैठते हो, तुम ओनर हो, जिस सीट में तुम बैठते हो वो सीट बिल्कुल खाली है और एक बच्चा छोटा सा या जिसको तुम बिल्कुल धुतकार देते हो वो साइड में अलग बैठा है, तो तुम जबरदस्ती अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करोगे, तुम करोगे इग्नोर, पर ऐसा आंसर आएगा। तो यही है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में पेयरिंग नहीं हुई है, तो नहीं हुई है, ठीक है ना, तो पेयरिंग जबरदस्ती नहीं करानी। तो यहां से क्या कंसेप्ट डेवलप होगा, अब जो भी एग्जांपल मिल जाए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, ठीक है, उसमें आपको पेयरिंग तभी करवानी है जब जरूरत होगी, यहाँ पे जरूरत नहीं थी। तो ऐसे ही वेनेडियम के कॉम्प्लेक्स आ जाए, D3 D2 वाले कॉम्प्लेक्स जो आएंगे वहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती पेयर कराने की जरूरत नहीं है, चाहे वो वीक हो लिगेंड हो या फिर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, ठीक है। तो ये कहानी तुम लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब बता दो सारी चीजें, हाइब्रिडेशन पता चल गया है, मैग्नेटिक हाइब्रिडेशन T2sp3 हो गया और पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे अंडर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ओरल बता दोगे यार बच्चों, तुम लोग अब ओरल बता दोगे सर 3.8 आएगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज हुआ है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन तुम लोग दे सकते हो। तो देखो वीडियो काफी बड़ा हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब जबरदस्ती फटाफट स्पीड के साथ और चीजें नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि अभी कुछ स्क्वायर प्लेनर वाले कॉम्प्लेक्स डिस्कस नहीं हुए हैं, ठीक है, जिसमें DsP2 या SD3 वगैरह है ना। तो मैंने कहा था SD3 वगैरह का तो मैं अलग से वीडियो करूंगा, तो क्या करते हैं इसको फिलहाल यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा एक बात मैं फिर भी बोल देता हूँ, क्योंकि तुम में से कुछ नालायक ऐसा भी करेंगे कि फिर उस वीडियो को देखेंगे ही नहीं और कहेंगे कि वीडियो हमें आ गई और हमें इतना ही सिखाया गया। तो तुम्हें क्या बात याद रखनी है, ये वाले जो ऑर्बिटल थे, यानी कि जो मैंने बोला था 21 से 30 तक, वो थे आपके कौन सी सीरीज के एलिमेंट, 3D सीरीज, 3D में तो बनाया जाते इलेक्ट्रॉन। इसके नीचे जो आएंगे, जैसे निकेल है आपके पास, फिर Ni है, फिर Pd है और Pt, तो ये है 3D सीरीज का एलिमेंट, ये वाले हैं 4D सीरीज के एलिमेंट और ये है 5D सीरीज के एलिमेंट। 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट के साथ कोई भी लिगेंड आ जाए वो सब स्ट्रॉन्ग की तरह ही बिहेव करते हैं, समझ रहे हो, चाहे Cl क्यों ना आ जाए, जैसे PtCl4 आ जाए तुम्हारे पास, तुम बोलोगे सर वीक है स्ट्रॉन्ग, तो मैं बोलूंगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, चार्ज छोड़ दो, ठीक। तो PtCl4 वहां पे बोलोगे सर Cl स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, तो ये एक तरह का बिहेवियर है जो टाइम के हिसाब से बदलता रहता है। तो 4D और 5D सीरीज के साथ सारे ही क्या होंगे, आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, चाहे कोई भी लिगेंड वहां पर आ जाए। समझ गए इतनी बात। तो ये कहानी है, हायर क्लासेस में हम और ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से क्या क्या फर्क पड़ेगा, तो तुम्हें उस पर नहीं जाना। क्या ध्यान रखना है, कोबाल्ट +3 विद अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड, 4D और 5D सीरीज के सारे एलिमेंट स्ट्रॉन्ग लिगेंड विद एनी लिगेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को SD3 और sp2d कैसे आता है, बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेकर हम चलेंगे। तो फिर कोई भी वीडियो प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में करके मुझे बता सकते हैं, बिल्कुल आंसर कर दिया जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि सभी लोगों की हेल्प हो सके। ओके, बाय बाय, टेक केयर।